हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पैडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं, यानी कि एसएसटी पैडागोजी के क्वेश्चन करेंगे। ये जो क्वेश्चन है सारे प्रीवियस के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। आज हम लोग सोशल साइंस के पैडागोजी के क्वेश्चन करेंगे, तो इसको लास्ट तक देखना एंड लास्ट में अपना स्कोर भी मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है। ये क्लास आपको डेली 5 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और सोशल साइंस की जो है आपको चैप्टर वाइज भी क्लासेस 5 बजे की क्लास में मिलती हैं। तो आप लोग 5 बजे की क्लास ज्वाइन कर सकते हैं अगर सोशल साइंस कंप्लीट करना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट जो टीचिंग से रिलेटेड वो टाइम से मिल जाती है एंड आपको जो है सीटेट पेपर 2 एंड पेपर 1 दोनों की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का जो क्वेश्चन है। आज हम लोग सोशल साइंस के पैडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। यानी राज्यपाल के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। तो पहला है, राज्यपाल जो है राज्य का मुखिया कहलाता है। अगला है, राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। अगला है, चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो कौन सा है, यानी सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन इसमें थर्ड सही होगा, क्योंकि क्या है, ए सही है और सी सही है। बी जो है ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो राज्यपाल का है, जो राज्यपाल जो है राज्य का मुखिया कहलाता है, तो बिल्कुल सही बात है। चुनाव के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है, तो ये भी ऑप्शन सही है। यानी कि ए और सी सही है। जो आपका बी है, राज्यपाल की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है, ये क्या है, गलत हो जाएगा। तो आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही। बाकी क्या है, सारे ऑप्शन गलत हैं। थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि ए और सी ऑप्शन सही हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 31 पे। अगला है, भारत में ग्राम पंचायत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि ग्राम पंचायत के बारे में पूछा जा रहा है, कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो पहला है, समुदाय के काम के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकता है। यानी जो समुदाय का अगर कोई काम है तो ग्राम पंचायत जो होती है वो दान ले सकते हैं। या फिर ग्राम पंचायत के पास स्थानीय कर लगाने की शक्ति होती है। यानी जो ग्राम पंचायत होते हैं वो क्या स्थानीय कर लगा सकते हैं। या फिर अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग कानून बना सकते हैं। या फिर ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है। तो कौन सा, यानी विकल्प जो है कौन सा इसमें सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसमें आंसर होगा 4, क्योंकि ए सही है और बी सही है और सी सही है। डी जो है वो क्या है, गलत है, कि ग्राम पंचायत का सचिव एक चुना हुआ सदस्य होता है। ठीक है, तो ये क्या है, गलत होगा। बाकी जो है ऑप्शन सही है कि समुदाय के लिए ग्राम पंचायत दान ले सकती है। अगर मतलब मान के चलिए, अगर समुदाय के हिसाब से कुछ काम करवाना है तो ग्राम पंचायत लोगों से जो है दान ले सकती, सहयोग ले सकती है। ग्राम पंचायत स्थानीय कर लगाने की शक्ति भी रखती है। ठीक है, और आपका जो सी है, अलग अलग राज्य पंचायत के विषय में अपने अलग कानून बना सकते हैं। तो ये भी बात सही है कि अगर उसको कोई कानून समझ में नहीं आ रहा तो उसमें चेंजमेंट भी वो ला सकते हैं। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें बात कही जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन जो है विषैले खतरनाक उद्योगों के कार्यस्थल के उदाहरण है। यानी कि कौन सा इसमें ऑप्शन है जो विषैले खतरनाक उद्योगों के उदाहरण हैं। तो पहला है कपड़ा फैक्ट्री, जहाज जो है तोड़ने के उद्योग, या फिर कीटनाशक बनाने के उद्योग, या फिर चाय बागवान। तो कौन सा विकल्प इसमें जो है सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन होगा 2, कि बी और क्या है, सी, क्योंकि जहाज तोड़ने के जो उद्योग होंगे उसमें जो है दिक्कत होगी, और आपका जो कीटनाशक बनाने के उद्योग है इसमें भी जो है खतरा होगा। तो आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा कि बी और सी दोनों क्या हैं, सही हो जाएंगे। तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। कपड़ा फैक्ट्री में इतना रिस्क नहीं होगा,
चाय बागवान में भी बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं, मतलब चाय बागवान में भी रिस्क नहीं है, लेकिन जो ऑप्शन बी और सी है इसमें क्या है, खतरनाक विषैले उद्योग हैं। तो इसमें क्या होगा, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अगले क्वेश्चन में बात कही जा रही है कि जन सुविधाओं पर निम्न कथन ए और कारण बी, कारण आर पर विचार करें तथा सही विकल्प जो है का चयन करें। तो आदर्शन जो दिया गया है उसमें बात कही जा रही है कि सरकार को सभी लोगों को जो है जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। यानी जो सरकार होती है उनको क्या है, सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए। अगला है, निजी कंपनियां जन सुविधाएं मुहैया कराती हैं, लेकिन इसका ज़्यादा जो है कीमत चंद लोग ही वाहन कर सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है कि जो निजी कंपनियां होती, जो प्राइवेट कंपनियां होती, जैसे कि प्राइवेट हॉस्पिटल हुए, प्राइवेट कॉलेज हैं, तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा यानी जन सुविधाएं तो मुहैया कराते हैं, बट उनका चार्ज जो होता है वो बहुत महंगा होता है। तो जैसे जो लोग काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं वही उसका फ़ायदा उठा पाते हैं, जो कि जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। तो ये तो बात सही है। जो पहला ऑप्शन दिया गया है, यानी सरकार को सभी लोगों को जन सुविधाएं मुहैया मुहैया कराने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए, तो ये भी बात सही है, क्योंकि सरकार को जो है सभी लोगों पर ध्यान देना चाहिए, सभी लोगों को सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। तो आदर्शन भी सही है और क्या है, रीजन भी इसका जो है वो सही दिया गया है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ए और आर दोनों सही, ए आर की सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, और बाकी जो है क्या वो गलत हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन सही, क्योंकि ए और आर दोनों सही भी हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही जा रही है कि सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के बारे में दिए गए जो है कथनों पर विचार करें। यानी विज्ञान की जो प्रकृति है उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला है, सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान शिक्षण का जो है अध्ययन बच्चों को एक नैतिक और मानसिक ऊर्जा प्रदान करना होना चाहिए, या इसलिए कि वे स्वतंत्र रूप से सोच सके और अपनी विशिष्टता खोए बिना सामाजिक बलों का जो है सामना कर सकें। तो बिल्कुल सही बात है। अगला है, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान और विविधता के प्रति जो है सम्मान जैसी मानवीय गुणों के लिए एक जनाधार का निर्माण करने और उसका विस्तार करने की नियामक जिम्मेदारी का वहन करता है। तो ये भी बात सही है, क्योंकि क्या है, आपको सोशल साइंस के माध्यम से स्वतंत्रता, विश्वास, पारस्परिक सम्मान, बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सोशल साइंस के अंतर्गत पता चलती हैं। क्योंकि क्या है, सोशल साइंस के अंतर्गत आपको ये भी पता चलता है कि क्या हमारे अधिकार हैं, क्या हमें संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सोशल साइंस के माध्यम से पता चलती हैं। तो ये भी बात सही है और फर्स्ट ऑप्शन भी सही है। तो आंसर इसमें क्या होगा, उपर्युक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही, क्योंकि क्या है, दोनों ऑप्शन सही हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए क्या है, 42 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा कि ए बी दोनों सही हैं और बी जो है, ए बी सही व्याख्या कर रहा है ए का। तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही, बाकी जो है ऑप्शन गलत हो जाएंगे। आंसर फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 43 पे। 43 है, समय रेखा इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जाती है। यानी जो समय रेखा होती है वो इतिहास के शिक्षण में क्यों इस्तेमाल की जा रही है। तो अगर समय रेखा इस्तेमाल ना की जाए तो क्या लोग कनेक्ट कर पाएंगे कि हमारा इतिहास कैसा है। भाई, अगर दिल्ली सल्तनत पे किसका राज कब हुआ, कितना टाइम पीरियड हुआ, कब पतन हुआ, कब उदय हुआ, तो ये सारा टाइम अगर नहीं आपको पता होगा तो आप कैसे चीज़ों को कनेक्ट कर पाओगे। तो वही बात इसमें कही जा रही कि समय रेखा जो है इतिहास शिक्षण के लिए क्यों जो है इस्तेमाल की जाती है, क्या उसका प्रयोग किया जाता है। तो पहला है, कारण एवं प्रभाव के संबंध को दर्शाने, या फिर संगठन की आंतरिक संरचना प्रदर्शित करने, या फिर दो काल खंडों के मध्य संबंध का पता लगाने, या फिर जानकारी को सारणी के रूप में प्रस्तुत करने। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो 43 का
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि दो कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगाने के लिए क्या होता है, समय रेखा का प्रयोग किया जाता है इतिहास में। आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, क्योंकि क्या है, दो कालखंडों के बीच जो है समय रेखा के माध्यम से ही आप क्या है, पता लगा पाएंगे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, कारण एवं प्रभाव के संबंध को दर्शाने के लिए नहीं, बल्कि दो कालखंडों के मध्य संबंध का पता लगाने के लिए समय रेखा इतिहास का प्रयोग किया जाता है। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर, इसमें बात कही जा रही है कि एक शिक्षिका अपनी कक्षा के बच्चों से पूरे क्लास के लिए नियम बनाने को कहती है। विचार पूरी कक्षा से लेते हैं। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा हर एक नियम पर चर्चा होती है और वे अपना सहमति देते हैं। इन नियमों को लिखना मतलब इन नियमों को लिखा जाता है और वह कक्षा की दीवार पर चिपका दिया जाता है। ठीक है, जो मतलब क्लासरूम में एक बच्चों से कहा जाता है कि आप क्लास के लिए कोई रूल बनाएं। फिर क्या होता है, पूरी क्लास में जितने बच्चे बैठे हुए हैं सब आपस में चर्चा करते हैं। फिर जो है नियम पर चर्चाएं होती हैं। फिर एक सहमत बनाई जाती है। अच्छा, सब बच्चे आपस में डिस्कस करके कहते हैं अच्छा ये रूल नहीं ऐसे होना चाहिए, इसमें थोड़ा लचीलापन होना चाहिए, इसको थोड़ा ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। तो बच्चे आपस में डिस्कस करके फाइनल करते हैं। फिर वो जो नियम बनाया जाता है उसको नोट डाउन करके दीवार पर चिपका दिया जाता है। ठीक है, तो यह गतिविधि निम्नलिखित में से कौन से विषय को परिचित कराने के लिए उचित गतिविधि हो सकती है? तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? तो पहला है विविधता और भेदभाव होगा, या फिर हास्याकरण है, या फिर न्यायपालिका है, या फिर संसद है। तो ये एक्टिविटी कहाँ पे की जाती है ये आपको जो है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका आंसर होगा जो है फोर ऑप्शन, क्योंकि संसद में ऐसा होता है। ठीक है, विविधता और भेदभाव में नहीं होगा, आपका हास्याकरण ये भी नहीं होगा, नगर पालिका यानी न्यायपालिका इसमें भी नहीं होगा। आंसर होगा फोर ऑप्शन, क्योंकि संसद में ऐसा होता है कि सब लोग क्या है डिसाइड करते हैं, कि आपस में चर्चाएं करते हैं कि कैसा हमको रूल बनाना चाहिए। फिर क्या है, सब डिस्कस कर रहे होते हैं, फिर एक सहमति जताई जाती है कि हाँ अच्छा ये रूल सही रहेगा, इससे लोगों को फायदा होगा। फिर वो फाइनल करके उसको नोट डाउन करके दीवार पर चिपका दिया जाता है। तो ये सारा जो प्रोसेस हो रहा होता है ये कहाँ है, संसद में होता है। आंसर होगा फोर ऑप्शन सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। 45 है, प्रारंभिक स्कूल के छात्रों को किसकी स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका को बताने के लिए सबसे उचित तरीका निम्नलिखित में से कौन सा होगा? यानी कि प्रारंभिक कक्षा के बच्चे हैं और आप उनको क्या कर रहे हो, स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका बताना चाह रहे हो। तो उसके लिए कौन सा जो है इसमें ऑप्शन बेस्ट होगा कि बच्चे समझ पाए कि उनकी क्या भूमिकाएं होती हैं, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ रही होती है, क्या क्या उनके जो है काम होते हैं। तो पहला ऑप्शन है विवरणात्मक विधि से आप बताओगे, या फिर व्याख्यान यानी क्लासरूम में इस पे आप व्याख्या करोगे, या फिर स्वयं अंदर अध्ययन विधि बच्चों से बोलोगे कि आप खुद से इसको रीड करो, या फिर किताब से पढ़ाना। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें ऑप्शन होगा फर्स्ट ऑप्शन की विवरणात्मक विधि का जो है आप प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसके माध्यम से आप बच्चों को, प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं तो विवरणात्मक विधि का जब आप प्रयोग करेंगे तो उनको समझ में आएगा कि स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका क्या होती है। और ठीक है, सबसे उचित तरीका उसमें कौन सा होगा, तो विवरणात्मक विधि का होगा। इसके माध्यम से बच्चा अच्छे से समझ पाएगा। व्याख्यान अगर आप करोगे तो बच्चा निष्क्रिय होकर सुन लेगा, जरूरी नहीं वो एक्टिव हो। स्वयं अध्ययन बच्चा हो, क्योंकि बच्चे छोटे हैं स्वयं से वो रीड नहीं कर पाएंगे। किताब से पढ़ाना ये भी नहीं होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जो है चरण पाठ योजना के अंत में होना चाहिए। यानी निम्न में से कौन सा चरण जो है पाठ योजना के अंत में होना चाहिए ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन है विद्यार्थी अधिगम के उद्देश्यों की योजना बनाना, या फिर मूल्यांकन करने हेतु कार्य नीतियाँ बनाना, या फिर उचित विधियों संसाधन का चयन करना, या फिर सही शिक्षण शास्त्री कार्य नीतियाँ चुनना। तो कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा? तो 46 का टू ऑप्शन सही होगा कि मूल्यांकन करने हेतु कार्य नीतियाँ बनाना। ठीक है, आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन सही। बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं, विद्यार्थी अधिगम के उद्देश्यों की योजना बनाना, ये गलत हो जाएगा।
उचित विधियों, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा सेकंड ऑप्शन की मूल्यांकन करने हेतु कार्य नीतियां बनाना। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन सही। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर, इसमें बात कही जा रही है कि छात्रों को यह समझाने की हमारा लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर होता है कि हम किस परिवार या किस समाज में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बेहतर होंगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है घर के काम, यानी घर के काम पर चर्चा तथा पुरुष के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा होनी चाहिए। या फिर बच्चों को खिलौनों एवं खेल के लैंगिक चरित्र को पहचानने के लिए कहना। या फिर लड़के और लड़कियों के शैक्षिक आंकड़ों का जो है विश्लेषण करना। तो उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। जो लैंगिक बोध अक्सर इस बात पर निर्भर करता है, तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन होगा फर्स्ट, यानी ए और बी सही है। सी जो है वो क्या है, गलत है। क्योंकि क्या है, घर के काम पर चर्चा करना तथा पुरुष के कार्य के साथ इस कार्य के महत्व पर चर्चा करना। तो इसमें पता इसमें क्या है, पता चलेगा कि जो घर के काम है, जो महिलाओं के काम है और जो पुरुष के काम है, उनमें क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, क्या कॉमन है। तो इसमें क्या है, लैंगिकता के बारे में बात हो पाएगी। लेकिन इन लड़के और लड़कियों के शैक्षणिक आंकड़ों का विश्लेषण करना, इसमें जो है लैंगिक बोध का जो है कोई इसमें बात नहीं हो पाएगी। तो क्या है, सी ऑप्शन नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए और बी सही है। सी जो है वो क्या है, गलत है। ठीक है, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इसमें बात कही गई है कि आदिवासियों को स्कूल कार्यक्रमों में रंग जो है बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और पुराने किस्म पिछड़ा दिखाना एक विशिष्ट उदाहरण है। क्योंकि क्या है, जब हम लोग आदिवासियों के बारे में सुनते हैं तो एक माइंड सेट बनता है कि क्या है, वो पिछड़े होंगे, वो रंग बिरंगे कपड़े पहनते होंगे, वो सिर पर मुकुट लगाते होंगे। ठीक है, और वो क्या है, पुराने किस्म पिछड़ा दिखाना कि वो क्या है, पिछड़े होंगे, हर चीज़ से पिछड़े होंगे, शिक्षा से वंचित होंगे, सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध नहीं होंगी। तो ये एक विशिष्ट उदाहरण जो है वो क्या कहलाता है, यानी ये जो माइंडसेट बनता है आदिवासियों के बारे में, तो ये क्या है, इसको क्या कहा जाएगा। पहला ऑप्शन है हास्याकरण कहा जाएगा, या फिर रूढ़िबद्ध धारणाओं का, या फिर जो है घेटोआइजेशन का, या फिर पूर्वाग्रह का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। आंसर हो जाएगा 2, यानी कि जो है रूढ़िबद्ध धारणाओं का बना हुआ है। क्योंकि एक माइंड सेट बन जाता है लोगों के दिमाग में कि जो आदिवासी लोग हैं वो पिछड़े होंगे, और वो क्या है, सिर पर मुकुट लगाते होंगे, वो हर चीज़ से, हर सुविधाओं से वंचित होंगे। ठीक है, तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। क्योंकि एक रूढ़बद्ध धारणा बनी हुई है कि आदिवासी लोग ऐसे रहते हैं, कोई जरूरी नहीं वो ऐसे ही रहते हों, लेकिन क्या है, एक माइंड सेट बन जाता है। ठीक है, आंसर होगा जो सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम यानी अभिकथन दिया गया है। पहला है ए और कारण आर को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी न्यायालयों को मान्य होते हैं। या फिर भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो ऊपर की जो न्याय के फैसले होते हैं वो निचली निचली नीचे की सारी न्याय को मानने पड़ते, तो बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मान के चलिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा वो सभी को मानना पड़ेगा। लेकिन अगर आप नीचे की अदालतों से खुश नहीं हैं, उनके न्याय से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप ऊपर अदालत पे जा सकते हैं, अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर के न्यायों के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, तो आप नीचे की न्यायालयों के फैसले से फैसलों में याचिका दायर नहीं कर सकते, वहाँ पर जो है फिर से कार्यवाही नहीं करवा सकते। भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। तो इसमें आंसर कौन सा सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए और आर दोनों सही हैं, और आर ए की सही व्याख्या भी कर पा रहा है। क्योंकि भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था भी है, और जो भारत में क्या है, ऊपरी न्याय के फैसले निचली न्यायालय को मानने पड़ते हैं। ठीक है, ये नहीं कि आप नीचे की अदालत से अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आप ऊपर अदालत पे अपनी याचिका दायर करके अपनी बात कह सकते हो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, अगर उससे आप संतुष्ट नहीं हो, तो आप ये नहीं कि अपने लोकल में कहीं पर भी जा करके
फिर से शिकायत दर्ज कर सकते हो। ठीक है, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन सही। बाकी ऑप्शन क्या है? सही व्याख्या नहीं करता बल्कि व्याख्या कर रहा है। ए सही है, आर गलत ये भी नहीं होगा, सेकंड फोर भी नहीं होगा, आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथनों ए बी तथा सी पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा जो है ऑप्शन होगा? पहला है, तावा मत्स्य संघ का गठन तावा बंद तावा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था, या फिर तावा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगल निवासियों के जीवन निर्वाह के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था, या फिर तावा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण भी देने की व्यवस्था करता है। तो सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें आंसर कौन सा सही हो जाएगा? आंसर होगा थर्ड ऑप्शन, बी और सी सही है। ए जो है वो क्या है? गलत है कि तावा मत्स्य संघ का गठन तावा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था, ये क्या है? गलत होगा। बाकी ऑप्शन सही हैं कि जो मध्य प्रदेश के जंगल के निवासियों के जीवन निर्वाह के लिए बांध पर मछलियां पकड़ने के काम को जारी करने तथा उन्हें अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। ठीक है, तो ये बात तो सही है। ऋण भी देने की व्यवस्था करता है मछुआरों को, मतलब मान के चलिए अगर उनको रुपए चाहिए मछली पालने के लिए तो उनको ऋण भी उपलब्ध हो जाता है। तो आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। फोर भी नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनजाति भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़िए। तो पहला है, संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिनमें जो है इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। अगला है, जनजाति भाषाएं संस्कृति से जो है बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यानी सही विकल्प का जो है चुनाव करना है। तो बात कही जा रही है कि संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिसमें जो है इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो संथाली भाषा है उसका काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रकाशन है और इसकी जो पत्रिकाएं हैं वो आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल जाएंगी, उपलब्ध हैं। जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी होती हैं। तो जो जनजातीय भाषा की सांस्कृतिक है, यानी जनजातीय भाषा जो है उसकी जो सांस्कृतिक है वो बिल्कुल अलग है जो उसकी संस्कृत है, और क्या संभवतः बहुत पुरानी भी होगी, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो संस्कृत पुरानी होती है उसमें परिवर्तन देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत जो है चेंजमेंट देखने को मिलने लगता है। तो इसमें कौन सा जो है विकल्प सही होगा? तो ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि थर्ड ऑप्शन सही होगा कि ए बी दोनों क्या हैं? सही हो जाएंगे। आंसर होगा थर्ड ऑप्शन सही। फोर गलत होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। इसमें बात कही जा रही है, यानी सही मिलान आपको करना है। यानी कॉलम एक्स है और कॉलम वाई है। सामाजिक विज्ञान अधिगम के तरीके एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ विवेचन है यानी कि अर्थ दिया गया है। तो इसमें क्या है? मैच करना है, कौन सा इसमें जो है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है? मैच करना है। एक सेकेंड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो पहला है कि व्यवहारवादी। तो जो व्यवहारवादी हैं उनका ऑप्शन क्या होगा? सीमित कौशल के तथ्यों का संचय। ठीक है, तो इसमें क्या है? ए का सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग ए का सेकंड ऑप्शन है, तो अब हम लोग ऑप्शन पे चलते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ए का सेकंड किस में दिया गया है? फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में दिया गया है ए का सेकंड। तो आपका आंसर क्या होगा? सेकंड ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप एक मैच करना और फटाक से ऑप्शन पे आना, उसमें चेक करना कि कौन सा फर्स्ट का सेकंड किस में दिया गया। अगर बाकी किसी में नहीं दिया गया है तो आप वही क्लिक करके आगे बढ़ जाना, गलत नहीं होगा क्वेश्चन, 100% गलत नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप यही रूल फॉलो करना, यही ट्रिक फॉलो करना। इससे क्या है? आपका टाइम बचेगा, टाइम मैनेज होगा, आपको कम समय मतलब कम टाइम में आप क्वेश्चन कर लोगे। क्योंकि अगर इसमें सारे आप मैच करने बैठोगे फिर यहाँ पर ऑप्शन में देखोगे तो वहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पर दिक्कत भी होगी और आपका समय भी ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए एक मैच करना। अगर एक से क्वेश्चन निकल आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर एक से नहीं निकल रहा है तो आप दूसरा ट्राई करना। ठीक है, लेकिन यही रूल फॉलो करिएगा। तो फर्स्ट का जो है वो सेकंड हो जाएगा, ए का सेकंड है। तो बी का यानी रचनावाद का कौन सा हो जाएगा? अब रचनावाद का होगा जो है
4 कि अधिगम कर्ता केंद्रित और प्रासंगिक होता है। बहुविषयक उपागम जो है सी का होगा थर्ड, यानी कि विषय हमेशा स्वतंत्र होती हैं। और आपका है अंतर विषयक उपागम डी का होगा फर्स्ट, यानी कि समाकलित ज्ञान में सहायता करना। तो आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैचिंग के क्वेश्चन अगर आपको फंसाना होगा तो ऐसे क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इतिहास में पुरा स्थल की सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? तो पुरा स्थल जो है उसकी सही व्याख्या जो है कौन प्रस्तुत कर रहा है? तो पहला है वह स्थान जहाँ पत्थर के औजारों का निर्माण किया जाता है, या फिर वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हों, या फिर वह स्थान जहाँ अखेटक खाद्य संग्रह रखते थे, या फिर वह स्थान जहाँ प्राचीन इंजीनियरिंग कार्य के अवशेष मिले हों। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? 42 का। तो 42 जो है इसमें 2 ऑप्शन सही होगा, यानी कि वह स्थान जहाँ पर पत्थर के औजारों का निर्माण हुआ है। सॉरी, यहाँ पे 2 होगा, यानी वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले। क्योंकि पूरा स्थल में जो है क्या मिले हैं हमको? औजार भी देखने को मिले, बर्तन भी मिले, इमारतें भी मिली और कुछ वस्तुओं के अवशेष भी मिले कि पुराने टाइम में लोग कैसे वस्तुओं का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है? नहीं होंगे, सेकंड ऑप्शन होगा, क्योंकि पूरा स्थल के माध्यम से जब वहाँ पर खुदाई हुई तो वहाँ के माध्यम से हमको औजार मिले, बर्तन मिले, इमारतें भी देखने को मिली और वस्तुओं के अवशेष भी देखने को मिले थे। तो आंसर होगा सेकंड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 43। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों के साथ जो है अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभवों के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन सी अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी? तो बात की जा रही है अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत के अनुभव के बारे में चर्चाएं होनी है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन बेस्ट होगा? तो पहला है अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों पर चार्ट का प्रयोग करेंगे आप, या फिर अल्पसंख्यकों के रोजगार पर एनएसएस डाटा इसके माध्यम से चर्चा होगी, या फिर एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार होगा इसके माध्यम से आप चर्चा करोगे, या फिर अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। तो बिल्कुल सही बात है, आंसर क्या है? 4 ऑप्शन सही होगा कि अल्पसंख्यक जो प्रभुत्व वाले क्षेत्र में क्या कर रहे हो, लोगों की दैनिक गतिविधियों पर आप एक प्रस्तुतिकरण कर रहे हो। तो आंसर होगा 4 ऑप्शन सही। बाकी क्या है, आपके ऑप्शन बेस्ट नहीं है, आंसर है 4 ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 44। इसमें कहा जा रहा है कि प्रारंभिक शिक्षा की विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का प्रयोग कर सकते हैं? तो बात कही जा रही जाति आधारित भेदभाव, यानी जो समाज में आपको देखने को मिलते हैं जाति आधारित भेदभाव। लोग क्या है, भेदभाव करते हैं कि हाँ ये नीची कास्ट का व्यक्ति है तो इसको अलग बैठाना है, इसको अलग खाना देना है। तो क्या है, ये जो जाति में भेदभाव समाज में बना हुआ है, इसमें क्या है, बच्चों को आपको परिचित करवाना है, तो कौन सा संसाधन बेहतर होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? पहला है अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे गए हैं उनसे उनका प्रयोग करेंगे, या फिर आरक्षण नीति पर लेख लिखेंगे, या फिर मानवाधिकार का सार्वजनिक घोषणा पत्र इस पर आप चर्चा करेंगे, या फिर B.R. अम्बेडकर के बचपन के अनुभव के वृतांत। तो बिल्कुल सही बात है, 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि क्या है, B.R. अम्बेडकर के बचपन के वृतांत कि बचपन में उनके साथ लोग कैसा व्यवहार करते थे, कितना उनको प्रॉब्लम हुई, कैसे वो लोगों को फेस करते थे, क्या क्या उनको दिक्कतें आई, कैसे लोग जो है उनसे भेदभाव करते थे। तो ये जब होगा तो बच्चा इसमें इंटरेस्ट लेगा, बच्चा समझेगा, क्योंकि उनके अनुभव यानी उनके रियल लाइफ की बात कही जा रही होगी, तो बच्चा इंटरेस्ट लेकर भी सुनेगा कि अच्छा उनके साथ क्या क्या कंडीशन हुई। तो इससे बच्चे अवेयर होंगे, वो समझेंगे कि हाँ हम कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, लोगों के साथ हमको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। तो आंसर जो बेस्ट है वो 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि उनके अनुभव की बात कही जा रही है। ठीक है, उनके बचपन में जो उनके साथ हुआ जैसा भेदभाव उसकी बात कही जा रही है। तो आंसर क्या है? 4 ऑप्शन बेस्ट होगा। बाकी ऑप्शन क्या है आपके अच्छे नहीं है, आंसर जो है 4 ऑप्शन सही हो जाएगा,
क्योंकि जब उनके बचपन की बात कही जाएगी कि उनके साथ कैसा भेदभाव हो रहा था, तो बच्चे उनके प्रति अवेयर होंगे, समझेंगे कि हाँ, हमको समाज में लोगों के साथ ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 45। एक समुदाय की अध्यापिका जो है मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए? तो बात कही जा रही मौर्य राजवंश का उदय, तो इसके बारे में जो टीचर पढ़ाना चाह रही है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसका वो प्रयोग करेगी? तो पहला है तुलनात्मक समय रेखा का, या फिर रेखा आलेख का करेंगी, या फिर प्रगतिशील समय रेखा का होगा, या फिर दंड आलेख का होगा। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा? तो 45 का आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन की प्रगतिशील जो है समय रेखा का प्रयोग होगा। तब जाके पता चलेगा, क्योंकि राजवंश के बारे में आपको बताना है, मौर्य राजवंश के बारे में, तो आप एक टाइम पीरियड होगा कि हाँ कब किसका पतन, कब किसका कौन से मतलब वंश का उदय हुआ, कब पतन हुआ, कितने टाइम तक उन्होंने शासन किया। तो जब प्रगतिशील समय रेखा के बारे में डिस्कस करेंगी, टीचर सामग्री का प्रयोग करेंगी, तब जाके वो मौर्य राजवंश के बारे में बता पाएंगी कि इनका कब उदय हुआ था। ठीक है, तो क्या है आंसर होगा जो है थर्ड ऑप्शन, क्योंकि इसके माध्यम से पता चलेगा कि कौन सा राज्य मतलब कौन से वंश का कब तक राज्य रहा, मतलब कब तक उन्होंने शासन किया, कब तक उनका उदय हुआ, कब उनका पतन हुआ, उन्होंने अपने टाइम में क्या क्या काम किए। तो इससे जो है पता चलेगा, तभी जाके वो मौर्य राजवंश का उदय के बारे में बता पाएंगी। तो आंसर होगा जो है थर्ड ऑप्शन सही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें बात कही जा रही है कि विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक हैं अगर शिक्षक इसका प्रयोग डैश डैश के लिए करता है। यानी जो विविधता है इसके बारे में अगर पढ़ाना है तो टीचर किसका प्रयोग करेगा जो ये प्रासंगिक बनेंगे? तो पहला है एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने, या फिर विद्यार्थियों के मनोरंजन, या फिर अन्य अपने जीवन में कैसे जीते हैं उन गरीब से उन अजीब से तरीकों को दिखाने, या फिर व्याख्यान विधि की एक जो है एकसरता को भंग करने। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन कि मतलब एक अनजान भौगोलिक स्थान में जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने में। इससे क्या होगा, विविधता के बारे में पता चलेगा कि हाँ विविधता कैसे बनी हुई है, क्योंकि क्या है सभी के भौगोलिक स्थान में जो है अलग अलग होंगे अनुभव, क्योंकि हर जगह की भौगोलिक कंडीशन एक जैसी नहीं होती। कहीं पे क्या है कुछ कैसी जलवायु पाई जा रही होगी, कहीं पे कैसी मतलब कोई और जलवायु पाई जा रही होगी। तो क्या है चेंजमेंट होता है, जैसे कि राजस्थान हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, गोवा हुआ, कश्मीर हुआ, तो सभी जगह की अलग अलग कंडीशन होती है। तो क्या है उससे बच्चों को पता चलेगा विविधता के बारे में। तो आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। विद्यार्थी के अनुभव, ये यहाँ पे कोई अनुभव मतलब मनोरंजन की कोई बात नहीं हो रही है। अजीब तरीके से ये देखने, ये भी नहीं होगा। भंग करना होता, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या है, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स इतने ही क्वेश्चन थे, यानी 46 ही क्वेश्चन थे। तो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, ये जो क्वेश्चन थे ये पैडागोजी के थे, यानी कि एसएसटी पैडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस किए मैंने। आई होप आपको हेल्प मिली होगी। तो कमेंट में अपना स्कोर कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है वो आप लोग बताइएगा। ये क्लास 5 बजे होती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा, आपका सोशल साइंस भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। 3 बजे की क्लास में भी हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आप 3 बजे की भी क्लासेस जो हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल को पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको सारी अपडेट जो है टाइम से मिलती है टीचिंग से रिलेटेड, एंड आपको सीटेट की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।